तो क्वेश्चन करते हैं द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर्स है ना, 3 वेक्टर दे रखे हैं। हर वेक्टर में है ना ये म्यू वाली टर्म आ रही है, तो म्यू की किन वैल्यूज के लिए ये वेक्टर्स जो है कोप्लेनर हैं, है ना, वो निकालेंगे और म्यू की वैल्यूज को ऐड करना अपने को। कोप्लेनर होने के लिए है ना कंडीशन क्या होती है, वेक्टर्स के जो कोएफिशिएंट हैं उनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। सीधा कोएफिशिएंट से लिख लेते हैं, है ना, म्यू 1 1, दूसरा वेक्टर 1 म्यू 1 और तीसरा वेक्टर 1 1 म्यू, है ना। कोप्लेनैरिटी की कंडीशन क्या है, 0 होना चाहिए। तो इस डिटर्मिनेंट को है ना आप एक्सपैंड कर लेंगे तो क्या आ जाता है, म्यू क्यूब -3 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन या है ना उससे हायर पावर्स की इक्वेशन इस तरह से जब भी मिलती है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे सिंपल होल नंबर्स हैं है ना उनको डाल करके देखते हैं कि उससे सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं, है ना। और सबसे सिंपल होल नंबर्स क्या हो गए, -1 1, है ना, -2 और 2। नॉर्मली इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह की इक्वेशंस में एग्जामिनर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इनके फैक्टर्स जो हैं वो कुछ इस टाइप के आए, 3/2 5/4 इस टाइप के, है ना। उससे केवल टाइम वेस्टेज है, कोई कॉन्सेप्ट वाली बात तो है नहीं उसमें। तो इसमें भी आप देखें म्यू इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आप डालते हैं तो है ना लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है, तो एक फैक्टर तो क्या आ गया इसका, म्यू -1, क्यूबिक इक्वेशन का। म्यू -1 से आप डिवाइड कर दें इसको तो क्या आ जाता है, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू -2, ये इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर दें अपन तो म्यू -1 और इसको फैक्टराइज कर दें क्या आ जाता है, म्यू -1 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो म्यू की क्या वैल्यूज आ गई अपने पास में, म्यू इज इक्वल टू 1 और म्यू इज इक्वल टू -2 के लिए ये तीनों वेक्टर जो हैं कोप्लेनर हो जाते हैं। तो हमको क्या निकालना है, सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ म्यू। तो इसका अपन सम कर दें तो 1 -2, ये क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये आपका आंसर -1 है ना, डी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं ए बी सी डी आर यूनिट वेक्टर्स, है ना, मैग्नीट्यूड हर एक का 1 है और ये दो रिलेशन अपने को दे रखे हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। एक तो ये 1 है और ए डॉट सी जो है वो 1/2 है। तो बेसिकली इन वेक्टर्स के ओरिएंटेशन के बारे में क्वेश्चन है ना, प्लेनर है कि नहीं है या पैरेलल या नॉन पैरेलल है। तो प्योरली विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है ये। पहले तो ये वाला एक्सप्रेशन देखें आप, है ना, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड सी कॉस थीटा 1/2, थीटा जो है वो क्या हो गया, π/3 हो गया। तो ए और सी के बीच का एंगल जो है वो तो π/3 है, ये तो अपने को मालूम चल गया। बना ही लेते हैं, है ना, ए और सी तो बना ही लें कम से कम। ये ए हो गया और सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर सी है और इनके बीच का एंगल π/3 है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बाकी दो वेक्टर्स भी बनाएंगे अपन। जब इसमें एक चीज़ देखें, है ना, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है 1 आ रहा है। तो पहले तो ये वाला जो वेक्टर है इसका नेचर आप देखें, ए क्रॉस बी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा और कोई एक यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इसमें ए और बी तो यूनिट वेक्टर हैं, तो साइन थीटा और फिर ये यूनिट वेक्टर, है ना। इससे ये तो क्लियर है कि ए क्रॉस बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मैक्स, है ना, ये कितना है, 1 है, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है। ठीक, इसी तरह से सी क्रॉस डी, है ना, सी और डी ये भी दोनों यूनिट वेक्टर्स ही हैं, तो सेम लॉजिक सी क्रॉस डी का भी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। ठीक, अच्छा अब देखें अपने को क्या दे रखा है ना, ये डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। इसका मतलब क्या निकला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी कॉस थीटा, ये हमको क्या दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। ठीक, तो अब आप देखें ये 1 जो है इनका प्रोडक्ट केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है भाई, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये तो दिख ही रहा है कि इन दोनों में से कोई भी वेक्टर लेस देन 1 की वैल्यू पे यदि होता है,
मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल होता है, तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है। तो ये जो तीनों एलिमेंट हैं, तीनों को अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होना पड़ेगा। अच्छा, ये थीटा नहीं, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, क्योंकि थीटा अपन ने यहाँ यूज़ कर लिया ए और सी के बीच के एंगल का। तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी के बीच का एंगल अल्फा ले लेते हैं। तो ये 1 तभी हो सकता है इनका प्रोडक्ट जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये भी 1 हो, सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड ये भी 1 हो और कॉस अल्फा भी 1 हो। इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, है ना, थीटा ए सी, सॉरी थीटा ए बी, ए और बी के बीच का एंगल, है ना, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तभी ये मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना, यहाँ से दिख ही रहा है। फिर थीटा सी डी, सी और डी के बीच का एंगल, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा और अल्फा जो है वो 0 होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे अपन ने वेक्टर ए और सी बनाए थे, अब वेक्टर बी और डी बनाते हैं, है ना। ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो बी जो है वो किस तरह के ओरिएंटेशन का हो जाएगा, इस तरह के ओरिएंटेशन का हो जाएगा। अच्छा, अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आप देखें जिस तरह से अपन ने बनाया है ए क्रॉस बी, है ना, ए से बी की तरफ अपन फिंगर लाएंगे तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, है ना, स्क्रीन से बाहर आता हुआ एरो, है ना, इस डायरेक्शन में होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, क्योंकि अपने को क्या अब डी का डायरेक्शन भी बनाना है। तो सी क्रॉस डी का डायरेक्शन ये भी अपन ने देख लिया, है ना, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है ना। अल्फा 0 आया है अपना, ये अल्फा 0 आया है, तो इसका मतलब क्या निकला कि भाई ये जो वेक्टर डी है वो तो सेम प्लेन में होगा, भाई तभी तो हो सकता है। किसी भी और प्लेन में यदि हम वेक्टर डी बनाएंगे तो सी क्रॉस डी का डायरेक्शन और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन तो अलग अलग हो जाएंगे, उनके बीच में एंगल जो है वो 0 नहीं रहेगा। आप देख लें, है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये विजुलाइज करने का। तो डी का डायरेक्शन जो है वो क्या हो गया, डी का डायरेक्शन ये हो गया और वो सेम प्लेन में है। आप देख रहे हैं चारों वेक्टर जो है वो सेम प्लेन में है। तो अब अपन, है ना, वेक्टर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई अपने पास। अब अपन ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो ये नॉन कोप्लेनर वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये चारों वेक्टर जो है सेम प्लेन में है। बी और डी जो है नॉन पैरेलल है ना, ये जरूरी है। क्यों, क्योंकि ए और सी के बीच का तो अपने को एंगल दे ही रखा है π/3, ये एंगल तो π/3 है। तो चूंकि ए और बी के बीच का एंगल 90 है और सी और डी के बीच का भी एंगल 90 है, तो बी और डी पैरेलल हो नहीं सकते, है ना। तो ये सी करेक्ट है और ये डी, है ना, दिख ही रहा है, ए और डी पैरेलल, बी और सी पैरेलल, है ना, पैरेलल तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो सी पार्ट, है ना, ये आपका आंसर।